Hey everyone, welcome back to DU Others. So दोस्तों, today in this video we are going to start our new subject that is personal financial planning. This is the part of skill enhancement course. ये 30 नंबर का पेपर होता है एंड इसकी टाइमिंग होती है 1 घंटे की. दिस इज़ द वेरी इजी एंड वर्थी सब्जेक्ट यू कैन से, क्योंकि हमें हर अपने लाइफ में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो now we are going to start our unit number first in this video, and in the next video we are covering unit number second and so on. So फर्स्ट स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग. सो हम समझते हैं व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग को मतलब ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पर्सनल इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब जो हमारा एक फाइनेंशियल गोल है, सपोज हमारा गोल है कि हम इस मंथ के एंड में हमें जो है 20 सेव करने हैं. सो हम अपने इनकम को इस तरीके से मैनेज करें और अपने एक्सपेंस को इस तरीके से मैनेज करें सो डैट एट द एंड ऑफ मंथ हमारे पास जो है 20,000 रुपये बच जाए. मतलब हमें हमारे पास जो है पैसे की कमी ना पड़े. सो इन सिंपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस, हम एडवांस में सोचते हैं कि हमें कहाँ से पैसा हम अर्न करेंगे, कहाँ पर खर्च करेंगे, कितना पैसा हम सेव करेंगे और कितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे सो डैट जो हमारा फ्यूचर का फाइनेंशियल नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम बिना कोई विदाउट स्ट्रेस मीट कर सकें. सो डैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. सो अब ये हेल्प करता है पर्सन को यूज इनकम प्लान मैनर में इनकम को यूज करने के लिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से कंट्रोल करने के लिए. ये करता है सेविंग बनाने में हेल्प करता है, वेल्थ बनाने में हेल्प करता है, और अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसको भी कॉन्फिडेंसली बीट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द सेविंग. दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. And thus अब now we are discussing about the second topic that is financial goal. What is financial goal? Financial goals मतलब are the objectives and target which an individual want to achieve using the money within a specific period of time. लाइक कि हमारा टारगेट है कि हमें 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर सेव करने हैं. सो डैट इज आवर फाइनेंशियल गोल, कि हमारा ये गोल है. अब एक बात याद रहे, गोल अपना जो है, गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू परचेज अ BMW, उसको नहीं ले पाएंगे. दिस इज द फैक्ट. तो आपका मेजरेबल होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल. फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, मतलब जो हमारा विद इन 1 ईयर अचीव हो जाए. लाइक कि हमें कोई लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल होते हैं. एंड द सेकेंड है मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल, लाइक जो कंप्लीट होने में 1 to 5 ईयर्स लें. 1 to 5 ईयर, लाइक बाइंग अ कार, हायर एजुकेशन, मैरिज एक्सपेंसेस. एंड द थर्ड एंड लास्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जो मोर देन 5 ईयर्स लें, लाइक बाइंग अ हाउस, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल. सो अब देखते हैं व्हाट इज द स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग. सो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल गोल. सबसे पहला जो हम गोल सेट कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज आवर गोल, हम कितना हमें मनी सेव करना है. सो द फर्स्ट इज टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल गोल. गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड. या मतलब आपका एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक मुझे 1 लाख रुपए सेव करने हैं, इसमें टाइम बाउंड भी होना चाहिए. 1 लाख रुपए हमें 1 साल के अंदर सेव करने हैं एंड ये मेजरेबल हो कि हाँ ये हम मेजरेबल कर सकते हैं. एंड इसमें एक पॉइंट नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपकी इनकम बहुत कम है और बहुत हाई आप सेव करने की बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक फिगर. सो आपका ऐसा होना चाहिए. And now the second step in financial planning, that is assessment of current financial position. What is your current financial position? आपका इनकम कितना है, आपके एक्सपेंस कितने हैं, आपके सेविंग कितने हैं, आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, आपके एसेट कितने हैं, आपके लाइबिलिटी कितने हैं. दैट इज द असेसमेंट ऑफ करेंट फाइनेंशियल पोजीशन. एंड द थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स. डिफरेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव लाइक फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस. मीन्स ये है कि आपके पास कितने सोर्स हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, आप कहाँ कहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं. वेदर यू आर अर्निंग फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और एनी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक स्टॉक मार्केट या कुछ और. सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स. एंड द फोर्थ पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लान. आपको बेस्ट प्लान से सिलेक्ट करना है. लाइक द बेस्ट प्लान इज आपका होना चाहिए कि आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो,
आप पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करो जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, जो आपका टाइम पीरियड है। जैसे सपोज से आप रिस्क ले सकते हो 10% तक, आपका टाइम पीरियड है लगाने का 3 ईयर्स, और उसमें रिटर्न एक्सपेक्टेड आप रखते हो 12%, लाइक दैट, कि आपका कहाँ पर है, अल्टरनेटिव प्लान क्या है, बेस्ट प्लान क्या होगा आपके लिए, कम समय में ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है, डेट इज। And the fifth point is implementation of financial plan. After selection, the plan executed by investment as per schedule. मतलब आपने जो प्लान बना लिया, अब द फिफ्थ स्टेज में आप क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप उसको रनिंग कंडीशन में ला रहे हैं, अब तक आपने प्लानिंग कर लिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिव्यू एंड रिवीजन। जो आपने प्लान बनाया उसको टाइमली आप जो है उसको रिव्यू करिए, रिवीजन करिए, उसका कहाँ पर कमियाँ हो रही है, जो हमारा प्लान है उसको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज द स्टेप नंबर 6, रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. Financial plan is reviewed periodically and modified according to change in the income goal और market condition. अगर आपका इनकम चेंज हो जाता है, आपका गोल चेंज हो जाता है, मार्केट कंडीशन चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से आप उसको रिव्यू एंड रिवीजन करते रहिए. दैट इज द 6 पॉइंट, रिव्यू एंड रिवीजन. And now the next topic is budgeting of income and payment. This is the most important point, and it will come to your exam maybe. So a budget is a financial plan that shows expected income and expenditure for a specific period. एक बजट जो है प्लान होता है जो कि आपको एक्सपेक्टेड इनकम, कितना आप पैसा अर्न कर सकते हैं, और आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं एक पीरियड के लिए, ये बताता है. तो बजटिंग किस में हेल्प करता है? बजटिंग हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंस को कम करना, इंश्योरिंग रेगुलर सेविंग, और आपको रेगुलर सेविंग कराना. दैट इज द बजटिंग हेल्प्स इन. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बजट. सो एक होता है बैलेंस बजट, मतलब हमारा इनकम जितना है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस. एक होता है सरप्लस, मतलब हमारा इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा है, दैट इज गुड. एंड होता है डिफिसिट, मतलब कि इनकम आपका कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है. लाइक यू आर अर्निंग 10,000 और आपके खर्चे हैं 20,000. सो 10,000 से बजट आपका एक्सीड कर रहा है, एक्सपेंस आपका एक्सीड कर रहा है, दैट इज डिफिसिट बजट. सॉरी गाइज. एंड नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको कहते हैं हम TVM. So time value of money available today is more than valuable than the same amount of money in future. मतलब अगर आज आप 10 रुपये का पार्ले जी खरीद रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में वो 10 रुपये का मिले, हो सकता है वो फ्यूचर में 15 रुपये का मिल जाए. सो आज की वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन इन फ्यूचर. दैट इज द TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मूविंग अप फॉरवर्ड, व्हाट द रीजन बिहाइंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना. मनी टुडे कैन बी स्टडिंग एंड अर्न इंटरेस्ट. अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर, वहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा. सो दैट इज द मनी टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट. एंड द थर्ड इज फ्यूचर इज अनसर्टेन. फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, तो फ्यूचर पर कोई विश्वास नहीं करता. एग्जाम्पल के लेते हैं, ₹1,000 टुडे कैन बी इंटरेस्टेड एट 10% टू बिकम द 8,000 आफ्टर 1 ईयर, एंड 1,000 इज मोर वैल्यूएबल. नाउ द मूविंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेविंग. ठीक है, व्हाट इज इज मीनिंग एंड बेनिफिट? सेविंग कीपिंग ए साइड पोर्शन ऑफ इनकम फॉर फ्यूचर ईयर. ठीक है, आपने पहले आपका इनकम आया, उसमें सपोज आपका 15,000 इनकम आया, आपने 5,000 एक साइड रख लिया, डेट इज योर सेविंग. एंड जो 10,000 बचा उसको आपने कहीं पर खर्च कर दिया, डेट इज योर स्पेंड. सो बेनिफिट ऑफ सेविंग क्या क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्प ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, इंकरेज इन्वेस्टमेंट, क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग रन. सो नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेविंग इज द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फाउंडेशन होता है वो सेविंग होता है. सो अब देखते हैं, मूविंग टुवर्ड अनदर टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन. सो स्पेंडिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंसेस. मतलब ये होता है जो हम पैसा जहाँ पर खर्च कर रहे हैं, पैसा जहाँ पर हम स्पेंड कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना और उसको कंट्रोल करना, डेट इज कॉल्ड स्पेंडिंग मैनेजमेंट. सो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीन्स अवॉइडिंग इम्पल्स बाइंग. ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 क्वांटिटी किसी चीज़ का लेने गए तो आप 10 लेकर आ गए, दैट इज जो एक्स्ट्रा आप 5 ने लिया वो इम्पल्स बाइंग हो गया. स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू बजट, आपका जितना बजट है आप उतना पैसा खर्च करो. ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ का बजट
2 के रखें और आप 3 के स्पेंड करके आ रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल नहीं अचीव हो पाएगा। एंड प्रियोरिटाइजिंग नीड ओवर वांट्स, या मतलब जो ज़रूरत है उसको करो, ना कि अपने चाहत को। लाइक कि आपको सपोज आपको प्यास लगी है, सो आप टू सो अगर आपको प्यास लगी है, इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी देन यू प्रिफर वाटर रेदर देन चूजिंग जूस। अगर आपने वाटर लिया सो डैट इज़ योर नीड, बट अगर आपने जूस पी लिया डैट इज़ योर वांट। सो हमें प्रियोरिटाइज करना है नीड को ओवर वांट। अब नाउ द सेकंड, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट गाइस, मेरे एग्जाम में भी आया था। अलर्ट एंड फिक्स कमिटमेंट। फिक्स कमिटमेंट इंक्लूड EMI, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेंटेनिंग सफिशिएंट एंड सेटिंग पेमेंट अलर्ट, हेल्प इन, ठीक है, हेल्प इन अवॉइडिंग पेनाल्टीज, मेंटेनिंग क्रेडिट स्कोर एंड स्मूथ कैश फ्लो। लाइक ये कह रहा है कि आप अलर्ट सेट कर लो ऐप पे, डिजिटल ऐप पे, सो डैट जो आपका सपोज अगर आपको बिल पे करना है, वाईफाई का बिल पे करना है, तो आपके पास एक और वार्निंग आ जाएगी कि आप सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन कर लो, सो डैट मैं आपका रेंट पे कर दूँ ऑटो पे से। नहीं तो आपको जो अगर आप लेट करेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब डिले फी पे करनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल या आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। सो ऑटो पे हेल्प इन दिस, ठीक है, अलर्ट एंड फिक्स कमिटमेंट। सो गाइस इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 हो गया। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट यूनिट में विथ यूनिट नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू DU आदर्श। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना स्किल एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट, जो कि हमारा है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आज हम इसका यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और यूनिट नंबर 1 मैंने पहले ही करा दिया है, और नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मनी इनटू डिफरेंट एसेट with the objective of earning income or capital appreciation while managing risk. It helps individuals choose the right investment based on the income goal, risk tolerance and time horizon. इसका मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगाना कि हम उसमें जो है इन फ्यूचर इंटरेस्ट अर्न कर सकें, उससे हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें, सो टू सिक्योर आवर फ्यूचर और करियर। तो इसमें ऐसा होता है हम इस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग रिलेटेड टू रिस्क, उसमें हमें कितना है, हम कितना पैसा उसमें लॉस कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड तक हम उसमें लगाएंगे, और हमारी रिस्क मैनेजिंग, मतलब हम कितने तक रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और कौन सा हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा, राइट म्यूचुअल फंड में लगाना सही रहेगा, इक्विटी में लगाना सही रहेगा, कि डेब्ट फंड में लगाना सही रहेगा, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन फॉर मी, सो डैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो अब देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले प्रोसेस आता है सेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। लाइक कि हम लंबे समय तक पैसा रखेंगे कि हम छोटे समय तक पैसा रखेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर या अप टू 5 ईयर्स, जो भी अपना होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं कि हम हाई रिस्क हाई रिटर्न पे लगाएंगे कि लो रिस्क लो रिटर्न पे लगाएंगे, सो डेट अपना कैपिटल सिक्योर रहे। एंड द सेकेंड पॉइंट आता है फिर असेसिंग रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, कि हम कितना रिस्क जो है ले सकते हैं, मतलब हम जहाँ पर पैसा लगाए हैं वहाँ पर हम कितना अपना लॉस सहन कर सकते हैं। सो रिस्क कैपेसिटी डिपेंड ऑन एज पर होता है, कितना एज है। लाइक अगर कोई 25 ईयर्स का है तो हाई रिस्क ले सकता है, बट अगर वहीं पर कोई 55 या 60 का है तो उसको रिटायर होने वाला है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सो लो रिस्क में खेलेगा। और फिर इनकम कैसी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो आप हाई रिस्क लेना प्रेफर नहीं करेंगे। और आपको फाइनेंशियल गोल कैसा है, अगर आपका फाइनेंशियल गोल लेंगे आपको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, देन आप हाई रिस्क लेंगे, क्योंकि उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो डैट इज़ द असेसिंग रिस्क कैरिंग बियरिंग कैपेसिटी। सो अब इसमें तीसरा स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। मतलब ये होता है कि
हमें अब पैसा लगाना पर कहाँ पर है, लाइक कि हमें म्यूचुअल फंड में लगाना है कि डेप्ट में लगाना है कि इक्विटी फंड में लगाना है कि हमें एफडी कराना है कि आरडी कराना है, डेट इज़ सो इसमें आता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क टॉलरेंस सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफ सिलेक्टेड सच एज इक्विटी डेप्ट गोल्ड और रियल इस्टेट। ठीक है। सो इसके बाद हमारा फोर्थ इसमें होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। पोर्टफोलियो मतलब कंबाइनिंग डिफरेंट एसेट टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न, राइट। की पोर्टफोलियो होता है आपका जो है कम्बिनेशन ऑफ होता है, मान लीजिए आपने फंड लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, इक्विटी में लगा रखा है, डेप्ट में लगा रखा है, तो ये सब एक जगह पर दिखाई देता है, डेट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। एंड इसमें जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट को टाइमली जो है देखते रहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हम उसको बहुत जल्दी एडजस्ट कर सकें, मतलब उसको सेल किया कहीं पर और लगा दें, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमें मिल चुका है और हमें लगता है हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके तो हम वहाँ से निकल सकें, डेट इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। हाँ, तो अब देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, डेट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो पहला होता है सेफ्टी ऑफ कैपिटल, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, लाइक कि मैंने 1,000 रुपये लगाया है, अब इस पर हम 100 रुपये अर्न कर रहे हैं, सो इस मीन कि हम 1,000 रुपये अगर हम निकाल लेंगे तब भी हमारे पास 100 रुपये बचेगा। सो डेट इज सेफ्टी ऑफ कैपिटल, जो हमने कैपिटल लगाया वो सेफ है। लाइक अगर हमें 100% रिटर्न मिलता है तो 1,000 का अगर 2,000 हो जाता है तो हम 1,000 निकालेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल ही है, बाकी 1,000 जो होगा वो हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट मतलब एडिशनल इनकम, इस पे आपका जो है अगर लॉस होता है या बढ़ता है तो हमारा उस पे बढ़ेगा, हमारा कैपिटल इज सेफ। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है इसमें रेगुलर इनकम, सम इन्वेस्टर वांट स्टेडी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लाइक कि जैसे कोई इंट्राडे करता है तो उनको क्या होता है रेगुलर इनकम मिलती है, पर डे की इनकम होती है, इसलिए भी करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा लोग जिस लिए करते हैं डेट इज़ कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मतलब हमारा जो कैपिटल होता है, लाइक हमने 1,00,000 लगाया, अब इस पर अगर हमें 10% रिटर्न मिलता है तो हमारा ईयर एंड में 1,10,000 हो जाएगा, दैट इज़ द कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब हमारा कैपिटल बढ़ गया। और जो चौथा पॉइंट होता है डेट इज़ लिक्विडिटी, मतलब मीन्स इजी टू कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, हम कैश को बहुत जल्दी मतलब सॉरी हम इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी कैश में बदल सकते हैं। लाइक कि हमने 1,000 की इक्विटी मान लीजिए होल्ड कर रखी है, अब इसको हम सेल कर देंगे तो हमारे आ जाएगा डीमेट अकाउंट पे, डीमेट से हम ले लेंगे बैंक पे, डेट इज़ बहुत जल्दी हमने कैश पे मतलब इसे वो कर लिया। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, लाइक जैसे बहुत सारे बेनिफिट अवेलेबल होते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कम होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और हमें यहाँ पर कुछ लिमिट तक एग्जाम्पन भी मिल जाती है। आई थिंक वो 1,25,000 तक का लिमिट है म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बेचने पे। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हम अपने रिटर्न को मेजर क्या करते हैं, मतलब कैसे मेजरमेंट करते हैं और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटर्न। सो मीनिंग ऑफ रिटर्न होता है रिटर्न इज द गेन और लॉस अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कि आपने 1,000 रुपये लगाया और आपने 100 रुपये अगर इस पर अर्न कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, सो डैट इज़ आल्सो रिटर्न। अगर आपने 100 रुपये लॉस किया डैट इज़ आल्सो रिटर्न। इसमें हो जाएगा कि आपने 100 रुपये प्लस में मतलब सॉरी मतलब आपने 10% आपने रिटर्न अर्न किया, वो फ़ायदा था, और 10% अगर आपका घट गया तो 10% रिटर्न ही मिला लेकिन वो लॉस में मिला। सो अब देखते हैं व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिटर्न। तो इनकम रिटर्न होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, जो हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। कैपिटल गेन होता है इंक्रीज द मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया कि अगर आपने 1,000 लगाया कैप शेयर मार्केट में और आपको 100 रुपये इसमें मिल गए सपोज 10%, सो डैट इज़ योर कैपिटल गेन, मतलब आपने जो कैपिटल लगाया उस पर जो गेन हुआ तो ये कैपिटल गेन हो गया। सो इसमें देखते हैं कि सिंपल रिटर्न का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल में इसका कैसे होता है, ये सब आप छोड़ दीजिए, आप रिटर्न का ये समझिए फार्मूला। वैसे मैंने एक वीडियो में इसको कवर करा रखा है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, और वो फार्मूले वाली सीट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। सो इसका देखिए रिटर्न का फार्मूला ये होता है, जो आपने डिविडेंड पाया प्लस कैपिटल गेन और डिवाइडेड बाई परचेज प्राइस। ठीक है, जो आप जिस प्राइस में आपने ख़रीदा था मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका परसेंटेज में ऑप्शन आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, यही फार्मूला होता है इसका रिटर्न का। सो अब बढ़ते हैं अपने
दूसरे टॉपिक पे इस कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर रिटर्न, मतलब हमारे जो फ्यूचर रिटर्न है उसके रिलेटेड जो हमारा लॉस है या अनसर्टेनिटी है उसको हम कहते हैं रिस्क। तो रिस्क देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला होता है मार्केट रिस्क, ड्यू टू मार्केट इन फ्लैक्चुएशन, लाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। क्रेडिट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब हम ऐसा ना हो, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं बैंकरप्ट होना। इन्फ्लेशन रिस्क, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन बढ़ गया, पहले समोसा 10 में आता था अब 12 में आ गया, तो अब इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। लाइक कि 60 रुपये में अगर आप लेने जाते पहले 6 समोसे आ जाते थे, अब 5 समोसे आ रहे हैं, तो आपका एक समोसे का लॉस हो रहा है। डेट इज़ रिस्क, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और तीसरा, अब फोर्थ आता है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब डिफिकल्टी इन सेलिंग एसेट। कोई एसेट आपको बेचना है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस अप डाउन होता है तो दिक्कत होती है बेचने के लिए, क्योंकि आप कुछ पैसा मांगेंगे और बायर कुछ पैसा देगा। तो अब देखते हैं व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मेजर यूनिट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ फार्मूले होते हैं आपके, ठीक है, मतलब एक होता है वेरिएंस से और एक होता है स्टैंडर्ड से। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इससे एक फार्मूला आता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और फार्मूला थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड के लिए। तो आप इसको स्किप करके थ्योरी वाला पोर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में थ्योरी भी आती है ऑप्शनल, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं छोड़ता हूँ, बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं इससे करा दूंगा। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, रिस्क एंड रिटर्न ऑन वेरियस असेट क्लासेस। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला इक्विटी, हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न। ठीक है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न भी होता है। उसके बाद हमारा आता है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, लो रिस्क होता है, रिस्क इसमें लो होता है बट रिटर्न हमें स्टेबल मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड या डिबेंचर हो गया। और इक्विटी का हमारा जो होता है लाइक शेयर ऑफ स्टार्टअप कैन जनरेट हाई प्रॉफिट बट में आल्सो इनकम लॉसेस। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा आता है गोल्ड, मॉडरेट रिस्क होता है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें रिस्क जो है मॉडरेट होता है। और इस टाइम अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट में सिल्वर और गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब आप ऐसे समझिए 88-90% तक का रिटर्न दे चुका है अभी तक, मतलब इन पिछले 4-5 महीनों में। उसके बाद फोर्थ आता है रियल इस्टेट। ठीक है, मॉडरेट टू हाई रिस्क होता है, इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम। ठीक है, बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड अर्निंग मंथली इनकम, लाइक कि आप रियल इस्टेट इन द सेंस आपने कोई हाउस बना लिया, ठीक है, कोई ज़मीन खरीद के हाउस बना लिया, अब हाउस पे आपको रेंट मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड रियल इस्टेट। ओके, अब देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न कैसे होता है? तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल असेट रिटर्न। ठीक है गाइस, ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आता है और न्यूमेरिकल पोर्शन मैं इस वीडियो में नहीं कवर करा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। देन आई सजेस्ट कि आप थ्योरी वाला पोर्शन करके आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी भी आती है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो रिस्क। एक मिनट गाइस, हाँ, अब देखते हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो रिस्क। तो पोर्टफोलियो रिस्क इज द लोअर देन इंडिविजुअल एसेट रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, आपने काफ़ी जगह पर पैसा लगा दिया, शेयर पे लगा दिया, म्यूचुअल फंड पे लगा दिया, ईटीएफ पे लगा दिया। ठीक है, या आप ऐसा समझिए ईटीएफ और आपने सपोज आपने ईटीएफ और शेयर पे पैसा लगाया, 1 मिनट, अपने शेयर पे लगाया और ईटीएफ पे लगाया। मान लीजिए अगर किसी ईटीएफ में आपका लॉस हो रहा है बट शेयर में बढ़ रहा है, तो पोर्टफोलियो रिस्क में क्या होता है, ये दोनों का कंबाइन करके आपको दिखाएगा। मान लीजिए आपने इसमें 10K लगाया है, इसमें आपने 2K लगाया है, तो आपको जो पोर्टफोलियो में दिखाएगा वो 12K दिखाएगा। तो 12K में से आपको दिखाएगा कितना लॉस हुआ कितना बढ़ा। तो पोर्टफोलियो रिस्क जो है इंडिविजुअल रिस्क से कम होता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज 7 पॉइंट, देखते हैं अपना डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी गाइज, हाँ 7 पॉइंट देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कैसे होता है और पोर्टफोलियो को फॉर्मेट कैसे करते हैं। सो मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट असेट टू रिड्यूस रिस्क। लाइक मतलब थोड़ा पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, थोड़ा इक्विटी में लगाया, थोड़ा डेब्ट फंड में लगाया, थोड़ा ईटीएफ में लगाया। सो डेट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, आपने अलग अलग जगह पर पैसा लगाया। इंस्टेड इन्वेस्टिंग
इन एनी वन प्लेस आपने काफ़ी जगह पैसा लगाया सो डैट आप स्टेबल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। सपोज आपका कहीं पर अगर लॉस होता है बट अगर दूसरी जगह फ़ायदा हो जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने कहीं पर 5 रुपये लॉस किया और कहीं पर आपने 5 रुपये गेन कर दिया, सो अब आपका टोटल लॉस और टोटल गेन जीरो हो गया। अदरवाइज अगर आपने सारा पैसा यहीं पर लगाता तो ये आपका लॉस दिखाता। डेट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो रिड्यूसेस अनसिस्टमैटिक रिस्क, प्रोवाइड स्टेबल रिटर्न, इम्प्रूव पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। ठीक है, मैं बता दूँ गाइज आपको रिस्क के बारे में। एक होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो आपके होल ऑर्गेनाइजेशन और होल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है, और हमारे कंट्रोल में रहता है। ये बात याद रखिएगा। सो इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, हमें स्टेबल इनकम रिटर्न देता है और इम्प्रूव पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो गंदा नहीं लगता। अब समझते हैं 8 पॉइंट, डेट इज गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? गोल्ड बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिंक टू गोल्ड प्राइस। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि हमारे गोल्ड प्राइस से लिंक होती हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ द फीचर। तो इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा फिक्स इशू किया जाता है। फिक्स इंटरेस्ट प्लस प्राइस एप्रिसिएशन, इसमें इंटरेस्ट फिक्स होता है प्लस प्राइस को अप्रिसिएट किया जाता है। नो स्टोरेज है, इसे स्टोर करने का कोई रिस्क नहीं होता। लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रोवाइड 2.5% L1 इंटरेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए। अब देखते हैं 9 पॉइंट, डेट इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग इन लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, जो हम लैंड और बिल्डिंग में लगाते हैं उसको कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका एडवांटेज होता है हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन, हमारा कैपिटल को अप्रिसिएट होता है। लाइक हमने जो ज़मीन 20 लाख में खरीदी है वो फ्यूचर में 50 लाख की भी हो सकती है, इवन 1 करोड़ की भी हो सकती है। जैसे पहले बहुत सस्ती ज़मीन मिलती थी, आज के कंपेयर में वो ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। पहले भी था लेकिन तब पहले के पास जैसे सस्ती थी वो लोगों के पास तब पैसा नहीं था, ये बात होती थी। अच्छा, उसके बाद हमें उससे रेंटल इनकम भी मिल सकती है। हमने कोई बिल्डिंग खरीद लिया, अब उसको रेंट पे दे देंगे ना, सारी बिल्डिंग में थोड़ी ना रहेंगे, तो रेंट मिलेगा तो उससे हमें एक रेगुलर इनकम मिलती है, डेट इज कॉल्ड वेल्थ, इसे भी कहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ रियल इस्टेट। ठीक है, अब होता है लो लिक्विडिटी। ठीक है, हमारे पास लिक्विडिटी, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसे खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम होने का सेंस ये है कि हमारे पास एक साथ में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, हो सकता है हमारे पास उस टाइम पे लिक्विडिटी ना हो। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, एकदम न्यू बिगनिंग है, मतलब एकदम नए प्रोडक्ट में आप लगा रहे हो, सेटिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाइक। और ब्राउन फील्ड मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फैसिलिटी। जैसे मान लीजिए, हाँ, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो देन यू हैव 2 ऑप्शन। पहला तो आप अपना न्यू ओपन कर लो, कोई मतलब बिल्डिंग आप नई बनवा लो, सो डैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड। ओके, और अगर आपने कोई ओल्ड बिल्डिंग ले लिया, डैट इज योर ब्राउन फील्ड। अब समझते हैं कि व्हाट इज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड फिक्स रिटर्न। फिक्स इनकम मतलब इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, राइट। एफडी हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया। डिवेंचर पे एक अपना अलग इंटरेस्ट रेट सेट है, इस पर भी अपना एक अलग कूपन रोड सेट है, और फिक्स डिपॉजिट में भी एक अपना फिक्स ही इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है, उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। लाइक ये बैंक एफडी ऑफरिंग 7% एनुअल इंटरेस्ट। अब अपना 12% रहती फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव ड्राइव फ्रॉम द डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, मतलब कोई अंडरलाइंग एसेट है उससे हमें जो है हमें उससे जो है वैल्यू उसकी ड्राइव करते हैं अंडर फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द टाइप फ्यूचर। ठीक है, मतलब हम कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन पे कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है, या तो अभी ले लें या तो फ्यूचर के रेट में सब कर लें। स्वैप मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, ये देखिए इक्विटी फ्यूचर ट्रेडेड ऑन एनएससी। ठीक है, फ्यूचर में हम कर रहे हैं। अब देखते हैं
कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। कमोडिटी मार्केट डील्स इन फिजिकल गुड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइन MCX एंड NCDEX आर मेजर कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। लाइक हमें इसमें हम फिजिकल गुड्स में डील करते हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड मतलब होता है पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसमें होता है अलग अलग इन्वेस्टर से हम पैसे लेते हैं और एक जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मतलब एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी फंड मैनेजर होता है वो करता है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है शेयर मार्केट का। मेजरली ये लोग के पास CFA की डिग्री रहती है, ठीक है गाइस, CFA की डिग्री रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री होती है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, आप ऐसे कोई कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सॉरी गाइस, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहला आता है इक्विटी। इक्विटी आपको भी पता है, किसी कंपनी का शेयर लेना। डेप्ट फंड होता है, ठीक है, हम डेप्ट में लगाए थे। हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेप्ट का मिक्स होता है। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन टॉप कंपनीज, ओके, एग्जाम्पल था ये। अब देखते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। दीज इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द होम कंट्री, ठीक है, मतलब हम बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक फॉरेन स्टॉक, ग्लोबल म्यूचुअल फंड, ADRs एंड GDRs, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इन्वेस्टिंग इन US टेक कंपनी थ्रू इंटरनेशनल फंड, ठीक है। जैसे एक करेंसी डेरिवेटिव्स क्या होता है, आप देखते हैं 16 पॉइंट अपना करेंसी डेरिवेटिव। करेंसी डेरिवेटिव आर यूज टू हेज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सपोर्टर यूज करेंसी टू, लाइक देखिए इसका मतलब होता है हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि सपोज अभी मान लीजिए हम कोई चीज़ फॉरेन से खरीद रहे हैं और अभी $78 रेट चल रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, ये रियल एग्जांपल नहीं है, और मुझे लगता है आगे चल के 90 हो जाएगा। सो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर में मुझे जो डील होगी वो 78 पे ही होगी, ठीक है ना, हम 90 पे नहीं लेंगे। सो डैट इज करेंसी डेरिवेटिव, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसमें हम। अब देखते हैं व्हाट इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक मनी विदाउट फिजिकल फॉर्म, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, डिजिटल करेंसी होती है। लाइक हो गया क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी, ये इंडिया का है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या है। सो इंडियाज RBI हैज इंट्रोड्यूस द डिजिटल रुपीज फॉर सिक्योर डिजिटल ट्रांजेक्शन, राइट। इंडिया ने भी अपना इशू कर दिया, जिसे कहते हैं हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CBDC, ओके गाइज, इसको याद रखिएगा। सो गाइज इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर नंबर मतलब यूनिट नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में रॉक करने वाले हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सपोर्ट, अगर कोई कमी होती तो आप हमें बताएं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड लेट्स रॉक इन द एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज, बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू DU आदर्श। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि है अपना पर्सनल टैक्स प्लानिंग को कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो में इसको फिनिश करेंगे। सो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, ठीक है। पर्सनल टैक्स प्लानिंग होता क्या है। So personal tax planning refers to arranging one's financial affairs in such manners that tax liability is minimized by using legal provision of the Income Tax Act 1961. It helps an individual save tax without violation of law. इसका मतलब ये होता है कि हम अपने इनकम मतलब कि इनकम पे जो टैक्स लगेगा, जो कि अपना टैक्सेबल इनकम है, उसको लीगल वे पे उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, उसी से रिलेटेड हम जो है प्लानिंग करते हैं। जैसे कि सही इनकम जहाँ से आया हम उसको वहीं पर शो करेंगे तो उस पर टैक्स जो है हमारा कम होगा। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम टैक्स को सेव कैसे करें सो डैट हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कम हो सके। सो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बिल्कुल भी रिलेवेंट है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। आप इसको PDF में रहेगा, आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। सो आइए देखते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डैट इज है अपना स्कोप ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, ठीक है। सो स्कोप ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज वाइड एंड कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सब ये हो गया। उसका पहला पॉइंट इसमें आता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। मतलब हमारा इनकम जहाँ से आया हुआ है हमें वहीं पर ही शो करना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हमें हाउस रेंट से इनकम आया तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस रेंट से ही शो करेंगे, सो डैट हम टैक्स बर्डन को कम कर सकें, ठीक है गाइस। जैसे आपको कैपिटल गेन हुआ तो उसको कैपिटल गेन के ही हेड में शो करिए, ना कि इधर उधर के गेन में आप दूसरे हेड में शो कर रहे हैं। सो ये हेल्प करता है हमारा टैक्स को रिड्यूस करने में, अगर हम सही जगह पर क्लासिफिकेशन करते हैं अपने इनकम को।
तो अब दूसरा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है। अब चूजिंग टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम, ठीक है। जैसे कि मतलब इसका है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करो जहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम हो, जैसे पीपीएफ, पीपीएफ में टैक्स नहीं लगता इसके अमाउंट पे, सो उसको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है थर्ड टॉप पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक। सो पोस्टपोनिंग इनकम और एक्सेलरेट स्पेंड कैन रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। हाँ, तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके टैक्स फाइल करने वाले हैं तो आप, और फाइल करने ही वाले हैं तो आप अपने इनकम को पोस्टपोन करिए, थोड़ा डिले से आए, आप जब फाइल कर लें तब, मतलब फाइल करने के बाद आएगा, सो डैट उस असेसमेंट ईयर का आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। और आप अगर अपने एक्सपेंस को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तब भी टैक्स लायबिलिटी आपकी कम होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है अवेलिंग एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन, ठीक है। मतलब आप जो एक्ट में एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन अवेलेबल है उसको जो है आप पूरा प्रॉपर यूज कर रहे हैं। जैसे कि कैपिटल गेन, मतलब शेयर मार्केट से अगर आप 1.25 लाख तक इनकम अर्न करते हैं, कैपिटल गेन करते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो इस चीज़ को आप सही तरीके से अवेल करें। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन हेड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जो हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ मेन सोर्सेज जहाँ से हमें इनकम मिलती है। तो बेसिकली ये 5 हेड्स होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आपकी रेगुलर सैलरीज इनकम आती है। सपोज आप 50 के कमा रहे हैं, सो डैट इज़ योर सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इसमें आपका आता है सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस एंड परक्यूसाइड्स, ठीक है, मंथली सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय। सो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी, वहाँ से रेंट मिल रहा है, तो वो आपके हाउस प्रॉपर्टी के, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आएगा। तीसरा आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, ये इसके हेड में आएगा। और चौथा आता है आपका कैपिटल गेन वाला, जैसे सेल ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर और प्रॉपर्टी, ये आपके कैपिटल गेन वाले में आता है। उसके बाद आपका आता है पांचवा हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, जो इन सब में एबव हेड में नहीं कवर होता है, वो इसमें कवर होता है। लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और एफडी, फिक्स डिपॉजिट से जो इनकम आता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल। वो क्या क्या एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन होते हैं जो इंडिविजुअल को अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले एग्जेम्पशन देखते हैं। सो एग्जेम्पशन क्या होता है, रिड्यूस द इनकम बिफोर कंप्यूटिंग ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, मतलब जो हमारा टोटल इनकम है, एग्जेम्पशन उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, तो हमें कम अमाउंट पे टैक्स पे करना होता है। तो सबसे पहला आता है हाउस रेंटल अलाउंसेस, ठीक है, एग्जेम्प्ट इफ रेंट इज पेड, एन एम्प्लॉय पेइंग रेंट कैन क्लेम एचआरए एग्जेम्पशन, ठीक है, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंसेस आप जो है क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लीव ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंस, आपका जो ट्रेवल एक्सपेंस हुआ है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटी, इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होता है। अब देखते हैं कि डिडक्शन क्या होता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसको गाइज इसको ध्यान में रखिएगा आप। पहला आता है सेक्शन 80C, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन आप 1.5 लाख रुपए, इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम डिडक्ट करा सकते हैं। सो ये इंक्लूड में होता है आपका पीपीएफ में, उसके बाद ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम में भी होता है, ईएलएसएस में होता है, ट्यूशन फीस में होता है, ठीक है। इसमें आप तो क्या कर सकते हैं, इन सब में 1.5 लाख तक आप डिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 80D, डिडक्शन फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किए तो उसको आप डिडक्ट करा सकते हैं, ठीक। तो हम्म फिर अपना आता है सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है, इसको भी आप डिडक्ट करा सकते हैं। अब आता है सेक्शन 80TTA, ठीक है, डिडक्शन ऑफ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अप टू 10,000 तक है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 80G, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक। गाइज ये वाले पॉइंट याद नहीं रखते हैं तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको बहुत लाइटली पढ़ाया और एग्जाम में उतना आता भी नहीं है।
अब देखते हैं क्या होता है अपना ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल 5 हेड आफ्टर रजिस्टरिंग लॉसेस बट बिफोर डिडक्शन। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जो 5 हेड के अंदर आपका इनकम है उस पाँचों हेड को आप जोड़ लीजिए। हाँ, लेकिन उसमें से आप लॉस को माइनस कर दीजिए बट डिडक्शन को मत माइनस करिए। तो जो आता है हमारा आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जैसे सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम प्लस कैपिटल गेन इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। आपको इग्नोर कर देना है, ये रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है गाइज, मैं खुद डीयू का स्टूडेंट हूँ, तो ये पॉइंट नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। सो अब यहाँ से देखते हैं, ये पॉइंट आएगा आपका व्हाट इज टैक्स एवोइडेंस एंड टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स एवोइडेंस क्या होता है, मीन्स रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय लीगल मीन्स। ठीक है, मतलब आप लीगल वे में अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड टैक्स एवोइडेंस। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मीन डेलीबरेटरी अवॉइडिंग टैक्स बाय इलीगल मीन्स। जैसे आपको जो पैसा टैक्स देना है उसको इलीगल मीन में अगर आप चोरी कर रहे हो टैक्स का, डेट इज का टैक्स इवेजन। बट अगर आप लीगल वे में उससे टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हो, डेट इज योर टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए मैंने इसमें पॉइंटर बढ़ा दिए हैं और मैं बताऊंगा ये वन गो नोट्स हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती, बट आपको एग्ज़ाम में सिक्योर करने के लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाता है पॉइंट, क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं। बाकी अंदर कंटेंट तो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उतने बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते तो उतना कोई भी नहीं करा सकता है। अगर कोई कराएगा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई देखेगा भी नहीं, तो ये एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब देखते हैं इसका पहले लीगलिटी में। तो टैक्स अवॉइडेंस आपका लीगल होता है, टैक्स इवेजन आपका इलीगल होता है। मेथड में देखें तो यूजिंग लॉ प्रोविजन की वजह से होता है, और ये कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड, मतलब चोरी करके या आपने धोखाधड़ी कर दिया। इसमें हाँ, इसमें पेनाल्टी नहीं लगती है आपका टैक्स अवॉइडेंस में, क्योंकि आपने लीगल तरीके से लिया है, और हैवी पेनाल्टी एंड जेल भी हो सकती है टैक्स इवेजन में। सो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 होता है ख़त्म दोस्तों। मैंने सारा कुछ करा दिया है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा दिया है दोस्तों। सो नाउ थैंक यू गाइस एंड लेट्स रॉकिंग द एग्ज़ाम। बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल डीयू आदर्श। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकेंड लास्ट यूनिट, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 इंश्योरेंस प्लानिंग करने जा रहे हैं। सो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में मैंने यूनिट नंबर 4 को पूरा कराऊंगा वन शॉट, जैसे अब तक मैंने सारे यूनिट कराते हुए आए हैं। और दोस्तों हाँ, नोट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी। सो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यूनिट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, इंश्योरेंस प्लानिंग की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस प्लानिंग होता क्या है? सो इंश्योरेंस प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड चूजिंग सुटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस arising ड्यू टू अनफॉर्चून इवेंट लाइक डेथ, इलनेस, एक्सीडेंट और डैमेज टू प्रॉपर्टी। सो बेसिकली इंश्योरेंस प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम कराते हैं एक इंडिविजुअल या उसकी फैमिली को फ्रॉम द लॉसेस। अगर सपोज किसी की डेथ हो जाती है तो हम लाइफ इंश्योरेंस कराए रहते हैं, उस पर हमें मिलता है। हम प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ गुड्स रखे हुए हैं और आग लग जाती है, तो हम उसके लिए प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं। या एक्सीडेंट हो जाता है या इलनेस हो जाती है, जैसे बाइक का एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो बाइक को ठीक कराने के लिए पैसे लगते हैं, तो उसको हम इंश्योरेंस से क्लेम करा सकते हैं। सो डेट इज इंश्योरेंस प्लानिंग। और इसमें हम सूटेबल, मतलब प्लानिंग का ये आप समझ लीजिए, पहले इंश्योरेंस का मीनिंग लिखना है, बट उसके आगे ऐड कर देना है कि हमें चूज करना है सूटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो चीज़ का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके लिए हम सूटेबल करें। लाइक बाइक का आप करा रहे हो, सपोज प्रॉपर्टी का आप करा रहे हो, ऐसा ना हो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा ले रहे हो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो अब देखते हैं व्हाट इज द नीड फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस इज इसेंशियल इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटीज इन लाइफ। हाँ, मतलब क्योंकि अपना फ्यूचर वेरी अनसर्टेन है। ठीक है, और सपोज अगर किसी के पास पैसा नहीं है उतना ज़्यादा, तब वो इंश्योरेंस कराता है। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं। या आपका सपोज जिसने कराया पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ हो जाता है, अपनी फैमिली का फ्यूचर सेट करने के लिए भी इंश्योरेंस कराता है, सो उसकी फैमिली को पैसे मिल सकें।
तो अब इसमें देखते हैं कि अब पॉइंट पॉइंट में देख लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क में जैसे ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो गया, उसमें फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर फैमिली, फैमिली के लिए सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ और ऑफ अर्निंग मेंबर, ठीक है। अर्निंग मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको पैसे में हेल्प करते हैं, ठीक। उसके बाद अपना आता है रिस्क शेयरिंग, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंश्योरेंस कंपनी, एकदम सही बात है। सपोज़ आपने कोई गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी आप ठीक कराते अपने पैसों से, वहीं पर इंश्योरेंस के ऊपर आपने लाइबिलिटी ठोक दिया कि अब वो जो है उसको कराएगा, और इसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आता है इंकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सम इंश्योरेंस प्लानिंग प्रोमोट लॉन्ग टर्म सेविंग, ठीक। जैसे आपका हो गया इंडोनमेंट एंड यूएलआईपी प्लान्स, ये सब आपके क्या कराते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स कराते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इससे आपका क्या रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता है, ठीक है। इंश्योरेंस रिड्यूसर इंटरेस्ट स्ट्रेस रिलेटेड टू फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखते हैं व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर पेज अ फिक्स सम टू नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड और आफ्टर मैच्योरिटी। जैसे जो जिसको आपको नॉमिनी बनाया गया कि अगर इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है या मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो नॉमिनी को हम एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट देते रहते हैं, डेट इज कॉल्ड, मतलब डेट इज लाइफ इंश्योरेंस, ओके। अब देखते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो पहला आता है टर्म इंश्योरेंस, प्रोवाइड प्योर रिस्क कवर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे 30 ईयर टर्म प्लान ऑफ 1 करोड़ एट लो प्रीमियम, ठीक है। हाई कवरेज लो प्रीमियम होता है। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या आता है इंडाउनमेंट पॉलिसी, प्रोवाइड इंश्योरेंस प्लस सेविंग, पॉलिसी मेच्योर्स आफ्टर 20 ईयर विथ लमसम सम अमाउंट, ठीक है। या एक आता है आपका होल लाइफ पॉलिसी, कवरेज फॉर इंटायर लाइफ के लिए कवरेज होता है, नॉमिनी रिसीव अमाउंट ऑन डेथ, ठीक। डेथ पे हमें क्या मिलेगा, नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा। उसके बाद यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको यूएलआईपी कहते हैं, इंश्योरेंस प्लान मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और डेप्ट फंड, जो आपको प्रीमियम होता है वो इक्विटी या डेप्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। पहला इनकम का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक। उसके बाद आता है लोन प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब करता है। अब एक आता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। मीनिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस इनको ड्यू टू इलनेसेस और एक्सीडेंट या कोई इलनेस, बीमारी को, जैसे जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं उसको कवर कराने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अपना टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहला आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, कवर अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन को करता है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद अपना आता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, कवर इंटायर फैमिली अंडर वन सम इंश्योर, ठीक है। एक ही प्रीमियम के अंगे सबको कवर कर लेता है, पूरी मतलब फैमिली को। उसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, प्रोवाइड लमसम ऑन डायग्नोसिस ऑफ सीरियस डिसीजेज, ओके। जैसे कैंसर, हार्ट अटैक कवर इसमें होता है। उसके बाद अपना आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड कराया, जैसे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय। अब देखते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर हाई मेडिकल कॉस्ट, ठीक है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D, जैसा कि हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा इसका, ठीक। उसके बाद अपना आता है 4.8 प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। सो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट फिजिकल एसेट अगेंस्ट लॉस और डैमेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट, नेचुरल क्लाइमेटी, जैसा कि भी मैंने बताया प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर अपना आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में पहला फायर इंश्योरेंस, ठीक है, ड्यू टू फायर का जो लॉस होता है उसको कवर करता है। फिर आता है होम इंश्योरेंस, कवर्स हाउस एंड हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक। और उसके बाद अपना आता है मोटर इंश्योरेंस, कवर्स व्हीकल डैमेज एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ठीक, जैसा अभी मैंने एग्जांपल बताया एक्सीडेंट वाला। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। सो इसमें होता है प्रोटेक्ट वैल्यूएबल एसेट, हेल्पिंग क्विक रिकवरी आफ्टर लॉस, मैंडेटरी फॉर व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी ही होता है। उसके बाद अपना आता है 5th पे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कवर्स आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ बारोवर, जो पैसा लिया है अगर उसकी डेथ हो जाती है देन वो पे कर देगा, ठीक है। ये ऐसा इंश्योरेंस होता है।
जिससे लोन लिया है उसको पे कर देगा। तो इसके कहते हैं नीड फॉर क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस का नीड क्या था, प्रोटेक्ट फैमिली फ्रॉम लोन बर्डन, ठीक है, इंश्योर्स रिपेमेंट ऑफ लोन, मतलब फैमिली के बर्डन लोन बर्डन को कम करता है, और इंश्योर को क्या करता है, मतलब इंश्योर करता है कि हम आपका लोन का जो है रीपेमेंट हम कर देंगे। उसके बाद इसके एडवांटेज आते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली पीस ऑफ माइंड, सिंपल क्लेम प्रोसेस, ठीक। अब देखते हैं ये आता है अपना एक प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। मीनिंग होता है प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट प्रोफेशनल अगेंस्ट क्लेम एराइजिंग फ्रॉम नेग्लिजेंस एरर्स और ओमिशन इन प्रोफेशन। जैसे मान लीजिए कोई सीए है, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है अपने कस्टमर या क्लाइंट को बताने में, और उससे उसको लॉस होता है, तो इससे जो है अंडर प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो ये चीज़ को क्लेम कर लेगा, मतलब वो बियर कर लेगा। सो ये देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत किसको किसको पड़ती है, डॉक्टर को पड़ती है, लॉयर्स को पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्टिचर्स और कंसल्टेंट, ठीक है। उसके इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तो प्रोटेक्ट रेपुटेशन एंड फाइनेंसेस, कवर लीगल एक्सपेंसेस, एसेंशियल इन हाई रिस्क प्रोफेशनल, ठीक। उसके बाद अपना आता है डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, जो एक ब्रीफली मैं आपको दे देता हूँ इसका डिफरेंस। तो पहला आता है ड्यूरेशन, ये होता है लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस होता है शॉर्ट टर्म, ठीक। रिस्क कवर होता है इसमें लाइफ का, और इसमें हेल्थ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी का होता है, ठीक। एग्जाम्पल होता है टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 होता है यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ यूनिट नंबर 5। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए, एंड थैंक यू गाइस, सपोर्ट मी प्लीज एंड लेट्स रॉक इन द एग्जाम गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू डी यू आज। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट यूनिट, जो कि है अपना यूनिट नंबर 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लानिंग, इसको शुरू करने जा रहे हैं, और इसको इसी ही वीडियो में ख़त्म करेंगे एज यूजुअल। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। सो पहला आता है रिटायरमेंट प्लानिंग रिफर्स द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग रेगुलर इनकम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। व्हेन अ पर्सन स्टॉप अर्निंग फ्रॉम एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, द मेन एम टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इवन आफ्टर रिटायरमेंट। सो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक प्रोसेस होता है सो डैट हम अपना रेगुलर इनकम को मेंटेन रख पाएँ एज यूजुअल, जैसा कि हम जब जॉब करते थे उस टाइम पे हमारा रहता था, वही हम जो है मेंटेन कर पाएँ, वैसे ही रेगुलर इनकम, और हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट बनी रहे। सो दैट इज़ द मेन ऑफ एम ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, सो यही होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब। सो अब देखते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग गोल्स क्या क्या होता है, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल्स, सो देखिए रिटायरमेंट गोल्स डिफाइन व्हाट एन इंडिविजुअल वांट्स टू अचीव आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद वो क्या करना चाहता है। तो सबसे पहला आपको भी पता है, सबको भी पता है कि रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज स्टेडी इनकम टू मीट डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब रिटायरमेंट होने के बाद भी उसको इनकम की तो ज़रूरत पड़ेगी, और विदाउट इनकम नोबडी कैन सर्वाइव। सो सबसे पहला होता है रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। मतलब जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट था जॉब के टाइम पे, वो सेम रहे जो आपका होगा आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। मतलब सेम सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले आप रहते थे 2 BHK में और आप रिटायरमेंट के बाद 1 BHK में आ गए, तो आपका काम ही एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास 2 BHK के हिसाब से सारे सामान होंगे, सब कुछ होगा। सो आपका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, इसलिए हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। उसके बाद अपना आता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज भी थी, सो फंड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब हमारे मेडिकल और हेल्थ केयर एक्सपेंस के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो उसको मीट करने के लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब पैसा अपने पास हो, किसी से मांगना ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, सो लाइक दिस। और फिर आता है वही प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, हम उसको बीट कर सकें, उसमें भी हम सर्वाइव कर सकें सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ, डेट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। देखिए गाइस, ये प्रोसेस वगैरह आता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा और नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहला इसमें आता है पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ रिटायरमेंट एज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है।
डिक्लाइनिंग व्हेन टू रिटायर एंड एस्टिमेटेड लाइफ टाइम, मतलब आप रिटायर कब होंगे, जैसे 60 के बाद सब लोग रिटायर हो जाते हैं, एंड आप कितने साल तक सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, बट दो इसमें जो लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड लाइफ टाइम कि कितना टाइम आपका बचा हुआ है, सो उस हिसाब से आपको सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, रिटायरमेंट जैसे एग्जांपल के तौर पर रिटायरमेंट एज 60 विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 80 ईयर्स, मतलब आप रिटायरमेंट होने के बाद 20 साल और रहेंगे, डेट इज़ द मीनिंग। उसके बाद आता है एस्टिमेशन ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या आपका खर्चे हो सकते हैं, मतलब क्या क्या खर्चे होंगे, डेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है असेसमेंट ऑफ करंट सेविंग। ठीक है, सबसे पहले आप पता करिए कि आपका करंट सेविंग कितना है। ठीक, ये होता है आपका थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है सिलेक्टिंग सूटेबल रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बाद आप सूटेबल रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, जहाँ पर अब आपको जो चीज़ प्लान को चूज करना है उसको करिए। चूजिंग अप्रोप्रिएट पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान लाइक NSP, EPF, PPF, एन्युटी प्लान। ठीक, उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी प्लानिंग का, पीरियोडिक रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। आप टाइम टाइम पे आप उसको रिव्यू करते रहिए कि आपका प्लान अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उसको एडजस्ट करते रहिए उस हिसाब से, जिससे वो बेटर अचीवमेंट हो सके आपका गोल। सो अब इसमें थर्ड आता है पेंशन प्लान आर पेंशन प्लान्स अवेलेबल इन इंडिया। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंशन प्लान। सो पेंशन प्लान प्रोवाइड रेगुलर इनकम टू एन इंडिविजुअल आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक, रिटायरमेंट के बाद आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराती है, इसे कहते हैं पेंशन प्लान। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है NPS। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम, गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट स्कीम्स। ठीक है, मार्केट लिंक रिटर्न मिलता है, पार्शियल टैक्स बेनिफिट, इसमें पार्शियल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा आपने इसको सुना होगा, EPF डेट जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, मैंडेटरी फॉर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, लमसम एट रिटायरमेंट। ठीक, रिटायर पे एक लमसम मिलता है। उसके बाद अपना आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे कहते हैं PPF, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होता है, फिक्स रिटर्न होता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी। ठीक, इसमें कोई भी टैक्स लाइबिलिटी, इसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 0, इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये 15 साल के लिए लॉक हो जाता है आपका। ये इसमें होता है कि मिनिमम आपका टाइम पीरियड जो रहेगा, टाइम पीरियड डेट इज 15 ईयर्स, बट आपका जो टैक्स लाइबिलिटी रहेगा डेट इज 0। ठीक, उसके बाद होता है पेंशन प्लान ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज का पेंशन प्लान होता है, जैसे कि आपका हो जाता है इमीडिएट एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका एक अटल पेंशन योजना APY, गवर्नमेंट स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है, गारंटी पेंशन होता है, मंथली पेंशन होता है 5,000 आफ्टर 60 ईयर। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स मॉर्टेज। ठीक, मॉर्टेज, तो रिवर्स मॉर्टेज मतलब होता है जो लोन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन इन विच दे मॉर्टेज देयर हाउस टू अ बैंक इन एक्सचेंज फॉर अ रेगुलर इनकम विदाउट सेलिंग द हाउस। लाइक मतलब इसका मतलब है कि हम अपना घर, ठीक है, बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं। अब हमें बैंक क्या करेगी, इसी घर के अगेंस्ट, इसी मॉर्टेज के अगेंस्ट हमें रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराएगी, डेट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्टेज। ठीक है, विदाउट सेलिंग द होम, डेथ होने के बाद हम घर को बेच देगी। तो फीचर ऑफ रिवर्स मॉर्टेज क्या होता है, अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन के लिए होता है, नो रीपेमेंट ड्यूरिंग लाइफ, नो रीपेमेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, ठीक, कोई रीपेमेंट नहीं करना, ओनरशिप रिमेन विद बोरोवर। ठीक है, बोरोवर के साथ ही ओनरशिप रिमेन रहता है। जैसे ये हो गया कि अ रिटायर्ड पर्सन ओन अ हाउस वर्थ ₹1 करोड़, ही मॉर्टेज टू अ बैंक रिसीव मंथली इनकम व्हाइल लिविंग इन द सेम हाउस। ठीक है, उसी सेम ही घर में रहेगा। एडवांटेज होता है रेगुलर इनकम फॉर सीनियर सिटीजन, नो नीड टू सेल हाउस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, रेगुलर इनकम हमें मिलता रहता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस इनहेरिटेंस वैल्यू, लिमिटेड अवेयरनेस, इमोशनल अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट होता है ई स्टेट प्लानिंग। ठीक है, अब ई स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है ई स्टेट प्लानिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग द ट्रांसफर ऑफ असेट आफ्टर डेथ, इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एवं हायर्स। ठीक है, मतलब ये डेथ के बाद उनका असेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अवॉइड लीगल डिस्प्यूट, रिड्यूस टैक्स बर्डन। टूल्स ऑफ ई स्टेट प्लानिंग, क्या क्या टूल्स होते हैं, पहला होता है बिल, लीगल डॉक्यूमेंट सेटिंग, हाउ असेट बिल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके बाद आता है अपना नॉमिनेशन, अपॉइंटिंग अ नॉमिनी फॉर फाइनेंशियल असेट। फिर आता है ट्रस्ट, लीगल अरेंजमेंट टू मैनेज कॉस्ट। ठीक, मतलब असेट। एंड फिर आता है पावर ऑफ एट्रॉनी। ठीक है, पावर ऑफ एट्रॉनी मतलब एथोराइजिंग अनदर पर्सन टू मैनेज अफेयर्स। ठीक,
अब देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ई स्टेट प्लानिंग। प्रिवेंट फैमिली डिस्प्यूट को कम करता है। उसके बाद इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ डिपेंडेंट स्मूथ ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक, इसके बाद अब अपना आता है डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट प्लानिंग एंड ई स्टेट प्लानिंग। क्या क्या होता है रिटायरमेंट प्लानिंग और ई स्टेट प्लानिंग में। तो सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। रिटायरमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, और ई स्टेट प्लानिंग का होता है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, टाइम पीरियड क्या कहता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम तक होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, और ई स्टेट प्लानिंग होता है आफ्टर डेथ। ठीक है, एग्जाम्पल होता है इसमें पेंशन प्लान, इसमें होता है बिल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 होता है ख़त्म, और हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि हमारा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट था, इसके सारे यूनिट मैंने करा दिए हैं। आप सारे यूनिट को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और वन शॉट वीडियो परसों आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अगर कहीं पर कमियां होती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और बताएं नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट लूँ और किस पे मैं वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे नया वीडियो होना चाहिए। सो गाइज थैंक यू, लेट्स रॉक इन द एग्ज़ाम, और जाओ मचा कर आओ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।